स्वागत है आप सभी का इस बुलेटिन में। तो 6 बजे की बड़ी खबरों के साथ मैं हूं प्रीति बिष्ट और शुरुआत करते हैं इस वक्त की अहम खबर के साथ जो श्रावस्ती से है। यहां शिक्षा विभाग की बहुत बड़ी लापरवाही सामने आई है। जिले में एक प्राइमरी स्कूल को स्थानीय स्कूल प्रबंधन ने बगैर किसी सरकारी आदेश के ही खोल दिया। जहां दुकान खोलने, मॉल खोलने, मंदिर खोलने पर अभी विचार चल रहा है कि क्या क्या नियम और हों और किस तरह से लोगों को बचाया जा सके, वहीं मासूमों के स्कूल खोल दिए गए और इनको स्कूल में बुला लिया गया। इतना ही नहीं, स्कूल पहुंचे बच्चों के बीच सुरक्षा या कोरोना का कोई उपाय, कोई बचाव नजर नहीं आ रहा था। तो सोचिए, ये बच्चे हैं छोटे छोटे जो बड़े ख्याल नहीं रख रहे हैं, तो इन बच्चों को स्कूल बुला लिया गया और दर्जनों की संख्या में बच्चे स्कूल पहुंचे भी। लेकिन जब मीडिया का कैमरा वहां पर पहुंचा तो स्कूल की जो टीचर थी वो भड़क गई। लापरवाही इतनी बड़ी घटना श्रावस्ती के नासिरगंज इमलिया के प्राइमरी स्कूल की है। तो एक बार फिर से हम बताएं ताकि जो अधिकारी नहीं जान पा रहे सुन लें। श्रावस्ती के नासिरगंज इमलिया का प्राइमरी स्कूल है। लॉकडाउन में जहां अभी अनलॉक 1 में कोशिश हो रही है कि अब कब तक खुलेंगे नहीं खुलेंगे, क्योंकि सबसे सेंसिटिव बच्चों का मामला है, वहीं यहां स्कूल खोल दिया गया और 5वां चरण इस वक्त लॉकडाउन का चल रहा है। और अनलॉक 1 में भी अभी स्कूल कॉलेजेस खोलने को लेकर कोई फैसला नहीं हुआ है। लेकिन हैरानी है इस तस्वीर को देखकर कि आखिर कैसे, किस सोच के साथ और कितनी निडर होकर इन मासूम बच्चों को स्कूल बुला लिया गया। अभी आ रही हूँ, आप फालतू ले रहे हैं। पहले आप कैमरा बंद करिए, पहले आप कैमरा बंद करिए। बेवजह स्कूल में आके मुझे डिस्टर्ब सोशल डिस्टेंसिंग का पालन। आप सर बेवजह मुझे डिस्टर्ब कर रहे हैं। अभी सोशल डिस्टेंसिंग मैं इनको दिमाग में हो, पहले आप जाइए। इनकी सुरक्षा व्यवस्था की जिम्मेदारी किसके है? ऐसा मेरे संज्ञान में नहीं है, क्योंकि स्कूल हम लोग खोले ही नहीं हैं। और जहाँ तक बात है बच्चों को बुलाने की, तो मेरे संज्ञान में ऐसा अभी नहीं आया है। और यदि आता है तो मैं इस पर जो है कड़ी कार्रवाई करूँगा, अगर टीचर ने प्रोटोकॉल फॉलो नहीं किया है और क्यों बुलाया है। अखिलेश हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हैं। तो अखिलेश, वैसे ही राज्य में शिक्षक और शिक्षा के अच्छे दिन नहीं चल रहे हैं और ये एक और बड़ी ही गंभीर तस्वीर सामने आ गई। जी प्रीति, बता दो, ये बड़ी लापरवाही श्रावस्ती जनपद में है और ये प्राथमिक विद्यालय इमलिया का मामला है, जहां शिक्षिका ने आपको बता दूं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कन्वर्जेंस कास्ट के लिए प्रत्येक छात्र को खाते में 1000 भेजने के लिए जो कागजात मांगे थे, ये जो शिक्षिका इतनी लापरवाह है, जिनको घर घर जाना ज्यादा था और वहां से डॉक्यूमेंट लेने थे, बैंक पासबुक लेनी थी और आधार कार्ड लेना था, मगर शिक्षिका घर नहीं गई। बड़ी लापरवाही है। ये बच्चों को वहीं बुला लिया कागजात के साथ में और ना कोई आदेश है। आपको एक बात और बड़ी लापरवाही ये भी है कि ये जो विद्यालय इन्होंने खोला है, ये क्वारंटाइन सेंटर भी बना था। एक दिन के लिए क्वारंटाइन सेंटर बना था, उसके बाद विद्यालय बंद हो गया। बिना सैनिटाइज के बाद भी शिक्षक गए और उसके बाद बच्चों को बुला लिया। बड़ी लापरवाही है और लगातार श्रावस्ती जो जनपद है उत्तर प्रदेश का पिछड़ा एरिया माना जाता है, लगातार वहां अधिकारी लापरवाही कर रहे हैं और उसके बाद भी खाली जांच के आदेश दे दिए गए हैं और कोई अभी कठोर कार्रवाई शिक्षक के खिलाफ नहीं की गई है। बिल्कुल, अभी जांच के आदेश मतलब, क्योंकि सीधे जब मामला दिख रहा है तो इसमें तो तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए थी। अखिलेश, जो माता पिता है बच्चों के, उन्होंने कुछ कहा है कि उन्होंने आपत्ति नहीं जताई, भाई आप कैसे बच्चों को स्कूल में बुला रहे हैं? उनके गार्जियनों का ये कहना है कि शिक्षिका घर आती थी, उसका उन्होंने ऐसे ही मौखिक रूप से बता दिया कि आप ये लेके आओ, कहाँ लेके आओ, तो उन्होंने शिक्षिका ने बताया आप स्कूल आइए। तो ये जो बच्चे हैं, ये बाकायदा जो अपने पिता का जो आधार कार्ड है और बैंक पासबुक है, ये सब लेके वही बच्चे ही पहुंच गए विद्यालय। जबकि आपको प्रीति बता दूं, ये मुख्यमंत्री जी ने कहा कि प्रत्येक जो शिक्षक है वो घर घर जाएगा और वहां उनके पिता का आधार कार्ड, बैंक पासबुक लेना है और फिर मतलब स्कूल नहीं जाना है, किसी प्रकार का स्कूल नहीं जाना है। मगर ये लापरवाही शिक्षिका द्वारा की गई कि शिक्षिका घर घर नहीं गई और उन्होंने एक, यानी कि अपना काम बचाने के लिए शब्द का इस्तेमाल करना पड़ेगा, हालांकि अच्छा नहीं लग रहा है एक शिक्षक के लिए। काम चोरी की हद है, अपना काम ना करना पड़े, इसलिए बच्चों की जिंदगी मुश्किल में डाल दी यहाँ पर। और आप बता रहे हैं कि क्वारंटाइन सेंटर भी था। बिल्कुल, एक दिन के लिए क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया था। उसके बाद
होम क्वारंटाइन की मुख्यमंत्री जी ने बात कही थी, उसके बाद होम क्वारंटाइन हालांकि कर दिया गया, मगर एक दिन क्वारंटाइन प्रवासी मजदूर रुकने के बाद भी इसको सैनिटाइज नहीं कराया गया और विद्यालय बंद कर दिया गया था। आज शिक्षिका द्वारा विद्यालय खोल दिया गया है और बड़ी लापरवाही है कि जो शिक्षक हैं लगातार मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि घर घर जाइए, कन्वर्जन कास्ट के लिए जो फादर के आधार कार्ड और बैंक पासबुक लेना है, शिक्षक को घर घर जाना है और कलेक्ट करना है, उसके बाद उनके खाते में पैसा भेजा जाएगा, लेकिन शिक्षक मान नहीं रहे हैं, बच्चों को विद्यालय ही बुला रहे हैं उनके डॉक्यूमेंट के साथ में। ये बड़ी लापरवाही है। बिल्कुल अखिलेश, अभी तक तो कार्रवाई हो जानी चाहिए थी। भगवान ना करे अगर कोई बच्चा यहाँ पर इस शिक्षिका की लापरवाही का नतीजा भुगतता है तो सोचिए कितना बड़ा एक नुकसान इस गांव के लिए, कितनी बड़ी मुसीबत ये हो सकती है। तो दर्शकों को एक बार फिर से हम तस्वीरों के बारे में जानकारी दे दें। ये स्कूल है तो ये बच्चे यहाँ पर क्यों हैं? दरअसल एक मुख्यमंत्री की योजना है जिसके तहत शिक्षकों को घर घर जाना था, बच्चों के जो भी दस्तावेज हैं वो लेने थे ताकि उसके आधार पर इनके खाते में पैसे भेजे जाएं। लेकिन देखिए यहाँ पर टीचर ने क्या शॉर्टकट निकाला, बजाय इसके कि वो घर घर जाती, उन्होंने सारे बच्चों को कोरोना के काल में एक ऐसे स्कूल में जो क्वारंटीन सेंटर था, स्कूल बुला लिया। तो मैं तो खुद अभी आ रही हूँ, आप फालतू ले रहे हैं। कल आप कैमरा बंद करिए, कल आप कैमरा बंद करिए, बेवजह स्कूल में आके मुझे डिस्टर्ब सोशल डिस्टेंसिंग का पालन, आप सर बेवजह मुझे डिस्टर्ब कर रहे हैं। अभी सोशल डिस्टेंसिंग, मैं इनको दिमाग में हो, पहले आप जाइए। इनकी सुरक्षा व्यवस्था की जिम्मेदारी किसके है? आप ऐसे करना। तो हमारे सहयोगी अखिलेश ने जो ये खबर भेजी और जानकारी दे रहे थे, शुक्रिया अखिलेश आपका। तो कार्रवाई होनी चाहिए और कड़ी कार्रवाई, नौनिहालों की मासूमों की जिंदगी को इस टीचर की वजह से कहीं खतरा ना हो जाए। बहरहाल अब अनलॉक शुरू हो गया है और कोशिश हो रही है कि जिंदगी धीरे धीरे सामान्य हो। मंदिर, जो भी पूजा स्थल हैं, जो भी इबादतगाह हैं और मॉल्स हैं, दुकानें हैं, वो खुल रही हैं। वाराणसी में भी आज कुछ शॉपिंग मॉल्स खोले गए। काशी विश्वनाथ मंदिर पहले ही भक्तों के लिए खुल चुका है, लेकिन वाराणसी में कई मंदिर अब भी बंद है। इनमें काशी के कोतवाल यानी कि काल भैरव का मंदिर भी शामिल है। तो फिलहाल देखिए कि लॉकडाउन की वजह से यहाँ पर कितना सन्नाटा है, जबकि जो आम दिन हुआ करते थे ऐसी भीड़ रहती थी कि यहाँ पर लाइन लगी रहती थी कई कई किलोमीटर। तो फिलहाल ये देखिए आप, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराने के लिए मंदिर में बाहर जगह जगह गोले बनाए गए हैं, लेकिन अभी भक्तों को थोड़ा इंतज़ार और करना होगा। तो कई भक्त बाहर से आए तो वो भी मायूस हो रहे हैं। तो फिलहाल अभी ज़रूरी ये है कि कोरोना से लड़ा जाए और ये कोशिश यहाँ पर हो रही है। काशी के कोतवाल काल भैरव बाबा के मर्जी के बिना यहाँ परिंदा पर नहीं मारता है। हम सब न जाने क्या कारण है कि छह अर्जी लगाई, जनता ने मुझे दिया, मैं वकील भी हूँ और आचार्य भी हूँ, उनकी तरफ से अर्जी हमने लगाया, लेकिन किस बात से बाबा नाराज हैं कि प्रशासन की और मंदिर प्रशासन के बीच क्या है कि हम सब रोज आते हैं। हम बाबा जी के आते के लिए आए हुए हैं, कोतवाल के लिए। तो न्याय के लिए हम कह रहे हैं कि बाबा के दरबार खुल चाहिए। हम काफ़ी अभी तक दर्शन नहीं मिल पाया। हम हैदराबाद से आ चुके हैं, काफ़ी दूर के प्रयास करके आए हैं, बहुत दुखी हैं। हम यही न्याय चाहते हैं कि बाबा के मंदिर खुला जाए, सबके दर्शन हो जाए। यहाँ पर आपस में मंदिर में जो है कुछ व्यावसायिक गण यहाँ पर है, उन लोगों का कुछ यहाँ पर है और मंदिर प्रशासन जगह कम मिल पा रही है, इसलिए सोशल डिस्टेंसिंग यहाँ पालन नहीं हो पा रहा है, इसका सोशल डिस्टेंसिंग पालन नहीं हो पा रहा है। अनलॉक फर्स्ट के पहले फेज में काशी के सभी देवालय खुल गए हैं लगभग। खुद काशीपुराधिपति भगवान विश्वनाथ का भी दरबार भक्तों के लिए खुल गया है। इसके अलावा मां अन्नपूर्णा के कपाट भी खुल गए हैं, लेकिन फिलहाल अभी भी काशी समेत पूरी दुनिया का न्याय करने वाले, काशी के हर दंड का निर्धारण करने वाले काल भैरव का दरबार अब भी नहीं खुल पाया है। ये वो काशी के कोतवाल काल भैरव हैं जिनके नाम से खुद शहर की कोतवाली में जो इंस्पेक्टर है वो अपनी कुर्सी पर नहीं बैठता, उसी कुर्सी पर खुद बाबा काल भैरव विराजते हैं। और काशी की मान्यता भी यही है कि काशी में हर दंड का निर्धारण, काशी में हर न्याय का पालन खुद काशी के कोतवाल कराते हैं। लेकिन फिलहाल अभी भक्तों को यहाँ बंद कपाट ही मिल रहे हैं। बंद कपाट देखकर ही भक्त यहाँ से फिलहाल लौट जा रहे हैं और जो उनके न्याय की अर्जी है वो अभी फिलहाल बाबा तक नहीं पहुँच पा रही है।
कपाट ना खुलने का अब तक फिलहाल कोई स्पष्ट कारण नहीं हो पाया है, लेकिन जो एसओपी की बात प्रशासन की तरफ से की जा रही है उसकी जो मोटी मूल बात है वो ये कि यहाँ पर ये पूरा जो इलाका है वो सकरी गलियों में है। जैसा कि मैं कैमरा पर्सन कहूँगा दिखा भी सकते हैं, ये पूरा सकरी गलियों में है। जो मुख्य सड़क है वहाँ से आपको कुछ इस तरीके से सकरी गलियों से ही होकर आना पड़ता है और यहाँ पर कुछ दुकानें हैं, एक राम दरबार है, उसके बाद ये दुकानें हैं। तो यहाँ पर जगह इतनी सकरी है, इतनी कंजेस्टेड है कि यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग का कुछ इस तरीके से पालन नहीं हो पाता है और इसीलिए प्रशासन को और मंदिर प्रशासन को दोनों को यहाँ के लिए सोशल डिस्टेंसिंग समेत जो अन्य मानक है उनका पालन कराने में दिक्कत आ रही है और इसी वजह से अब तक काशी के कोतवाल अनलॉक नहीं हो पाए हैं। कैमरा पर्सन पंकज सिन्हा के साथ उपेंद्र द्विवेदी, न्यूज़ 18 वाराणसी। और वाराणसी के बाद बात करें गाजियाबाद की, तो करीब 2.5 महीने की तालाबंदी के बाद शॉपिंग मॉल्स आज से खुजने शुरू हो गए हैं और पूरी तरह से पहले इनको सैनिटाइज किया गया और जो गाइडलाइंस प्रशासन की तरफ से जारी की गई है उनका पालन भी इन मॉल्स में फिलहाल देखने को मिल रहा है। तो मॉल में एंट्री से लेकर अंदर खरीदारी तक आपको कदम कदम पर बहुत सारे नियमों का पालन करना होगा, ख्याल रखना होगा। जैसे आप मॉल में दाखिल होंगे आपके हाथों को सैनिटाइज किया जाएगा, थर्मल स्क्रीनिंग होगी, उसके बाद ही मॉल के अंदर प्रवेश मिल सकेगा। और शॉपिंग मॉल्स में जगह जगह नोटिस भी चस्पा है और बार बार ये बताने की, याद दिलाने की कोशिश हो रही है कि अभी लॉकडाउन है, कोरोना है, तो इसलिए नियमों का पालन करें। तो बहरहाल क्या हाल है मॉल के अंदर जब आज से खुलने शुरू हैं, अमित राणा बता रहे हैं। अनलॉक 1.0 के तहत आज गाजियाबाद के तमाम मॉल्स को भी खोल दिया गया है। फिलहाल हम खड़े हैं गाजियाबाद के ही एक मॉल पे और आप देख सकते हैं यहाँ फुट स्टेप ये इस तरीके से यहाँ बनाए गए हैं कि उचित दूरी का यहाँ ख्याल रखा गया है। साथ ही जैसे ही आप आते हैं तो आपको सैनिटाइज करने के लिए यहाँ ये मशीन लगाई हुई है, ऑटोमेटिक मशीन है। आप सैनिटाइज करने के बाद ही मॉल के अंदर प्रवेश कर पाएंगे। इतना ही नहीं, जैसे ही आप अंदर घुसते हैं तो मेरे ठीक सामने खड़े हैं और यहाँ टेम्परेचर ये नोट किया जाता है। ये जो मॉल है गाजियाबाद की शान कहा जाता है इस मॉल को, लेकिन लॉकडाउन के दौरान पिछले 2.5 महीने से यहाँ बंद था, उसके बाद अभी खुला है तो पूरी तैयारी यहाँ हो गई है। आप देख सकते हैं तमाम यहाँ जो तैयारियाँ हैं वो पूरी कर ली गई हैं। अभी भी लगातार पूरे मॉल को सैनिटाइज किया जा रहा है। पिछले 2.5 महीने से बंद पड़े मॉल अब आज से फिर से गुलजार होंगे। हालांकि जो नियम हैं उन तमाम नियमों को मानना होगा। इसके अलावा भी जिलाधिकारी के स्तर पर एक कमेटी गठित की गई है जो कि इन मॉल्स, होटल्स एवं रेस्टोरेंट को विशेष तौर पर ध्यान रखेगी और इस बात का विशेष ध्यान रखा जाएगा कि सोशल डिस्टेंसिंग के साथ साथ तमाम नियमों का भी पालन किया जाए। कैमरा पर्सन शिवम के साथ अमित राणा, न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश। और मेरठ की बात करते हैं तो एक लंबे अरसे के बाद कंटेनमेंट जोन से बाहर के इलाकों में बाजार खुले हैं। 2.5 महीने से भी ज़्यादा वक्त तक यहाँ पूरी तरह से खामोशी थी, ताले लटकते हुए नजर आ रहे थे, लेकिन अब स्थिति थोड़ी सामान्य हो चली है। तो इस दौरान लोग कैसे पालन कर रहे हैं, दुकानदार किस तरह से ग्राहकों को सामान दे रहे हैं, हमारे सहयोगी उमेश श्रीवास्तव ने इसका जायजा लिया है। एक लंबे अरसे के बाद मेरठ में आज व्यापारिक प्रतिष्ठान खुल गए हैं। एक लंबे अरसे के बाद आज दुकानों के शटर उठ गए हैं। एक लंबे अरसे के बाद आज दुकानों के ताले खुल गए हैं। कैंटोनमेंट जोन के बाहर आज दुकानें खुल गई हैं। कैंटोनमेंट जोन के बाहर आज दुकानें खुल जाने से ग्राहक भी पहुंच रहे हैं और जिंदगी पटरी पर लौटती हुई दिखाई दे रही है। भाई साहब क्या कहेंगे, आज ये दुकान खुली है 2.5 महीने के ज़्यादा वक्त के बाद, तो आज यकीनन अब ज़िंदगी फिर से वही रफ्तार पकड़ेगी। हालांकि मैं देख रहा हूँ कि अभी ग्राहक उतने ज़्यादा नहीं दिखाई दे रहे हैं। आपकी दुकान में तो तिल भर पैर रखने की जगह नहीं होती थी, लोग आते थे और गिफ्ट आइटम्स और तमाम तरीके की चीज़ें ले जाते थे, लेकिन आज वो अभी रौनक दिखाई नहीं दे रही है। लेकिन अब धीरे धीरे बढ़ेगा, उम्मीद तो नहीं है, मगर कम से कम ये है कि थोड़ा चहल पहल बढ़ेगी। जो ज़रूरी सामान है कस्टमर को भी चाहिए, हम उन्हें प्रोवाइड करवा पाएंगे। और साथ ही साथ ये भी है कि कुछ सामान हमारा ऐसा भी रहता है कि चॉकलेट हैं, कुछ एक्सपायर होगी, हमें उन्हें खराब होना नुकसान है, परफ्यूम्स वगैरह हैं, कुछ एक्सपायरी चीज़ होगी, उन्हें वहाँ से हटाया जाए कि कस्टमर को ना जाए और फ्रेश चीज़ें दोबारा से लाई जाए। एक रूटीन में आने वाली बात है कि आप दिनचर्या दोबारा से हमारी अब चेंज होने जा रही है। सैनिटाइजर की बोतल भी यहाँ रखे हुए हैं, खुद भी मास्क लगाए हुए हैं और जितने भी लोग यहाँ पर ग्राहक आ रहे हैं उनको सबसे पहले सैनिटाइज किया जाता है, थोड़ी दूरी पर खड़ा किया जाता है, उसके बाद ही ये सामान देते हैं। वाकई में 2.5 महीने के बाद आज जब दुकानें खुली तो दुकानदार अपनी ही दुकान में अजनबी से दिखे, लेकिन उन्हें उम्मीद है कि धीरे धीरे ही सही लेकिन ज़िंदगी रफ्तार पकड़ेगी और उनकी दुकानों में फिर से वही चहल पहल लौटेगी जिसके लिए उनकी दुकान विख्यात रही है। कैमरा पर्सन अभिषेक शर्मा के साथ उमेश श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 मेरठ।
तो जहां दुकानें खुलने से मेरठ के जो आम दुकानदार हैं खुश हैं, थोड़ी सी राहत की सांस ले रहे हैं, वहीं मेरठ के ही सराफा बाजार के कारोबारियों ने जिला प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। तो उनकी मांग है कि सराफा की दुकानों को भी खोला जाए। दरअसल आज शहर में कंटेनमेंट जोन के बाहर के बाजार खुले हैं, लेकिन सराफा बाजार को फिलहाल खोलने की अनुमति नहीं मिली है। तो इसी का विरोध ये लोग कर रहे थे। हमारा बाजार 3 महीने से बंद पड़ा हुआ है, हम बिल्कुल परेशान हो चुके हैं, रोटी के लिए परेशान है। हर आदमी जो हमारे क्षेत्र से इस काम से जुड़ा हुआ है भूखमरी के कगार पे आ गया है। हमारे पास बैंक की दुकान का किराया, कारीगरों का वेतन देने के लिए पैसे नहीं है। मजबूरी में आपके चैनलों के माध्यम से हम ये चाहते हैं कि हमारी बात प्रशासन तक पहुंचे और हमारा सराफा बाजार शीघ्र खुलवाया जाए। यहाँ थाना डेलीगेट के सारी टीम आ गई और उन्होंने सारे नाकाबंदी करके हमारा जो पर्सन था ताली बजाने का, उन्होंने होने नहीं दिया और कहा कि अगर जो प्रदर्शन करोगे तुम्हारे खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर दी जाएगी, मुकदमे लिखे जाएंगे। प्रशासन तक पहुंचाई जाए और हमारा बाजार। स्वागत है ब्रेक के बाद और अब आपको दिखाते हैं सोनभद्र का एक वीडियो, जो एक फौजी का वीडियो है। देश की सरहद की सुरक्षा के लिए, उसकी हिफाजत के लिए तैनात इस फौजी ने यूपी पुलिस के एक सिपाही पर बेहद गंभीर आरोप लगाए हैं। वीडियो में फौजी ने उस सिपाही पर उसके पूरे परिवार को परेशान करने का आरोप लगाया है। फौजी आरोप लगा रहा है कि रेणु सागर चौकी पर तैनात एक सिपाही ने उससे 25,000 रुपए की रिश्वत मांगी। फौजी ये भी दावा कर रहा है कि रिश्वत 2 साल पहले जब वो अपना घर बनवा रहे थे तब मांगी गई थी और जब पैसा नहीं दिया गया तो पुलिस ने उनके घर का निर्माण कार्य रोक दिया। बाद में फौजी राधा रमण के पिता ने आरोपी सिपाही को 5,000 रुपए दिए, लेकिन उसके बावजूद पुलिस ने उसे काम शुरू नहीं करने दिया। तो अब कुछ इस तरह वीडियो जारी कर इसकी शिकायत पुलिस मुख्यालय में की गई है। 2 साल पहले मैं जब जैन प्यारे देशवासियों, मैं नायक राधा रमन राय सियाचिन बॉर्डर पे पोस्टेड हूँ। मेरे माँ बाप रेणु सागर कोलगेट डिस्ट्रिक्ट सोनभद्र में रहते हैं। मैं अनपरा थाना रेणु सागर चौकी से 2 साल से परेशान हूँ। इस वजह से मजबूरी में वीडियो बना रहा हूँ। 2 साल पहले मैं जब घर बनवाने की कोशिश किया तो रेणु सागर चौकी इंचार्ज राजेश मौर्य ने 25,000 रुपये की डिमांड किया। तब मेरे पापा ने सिपाही बब्बन को 5,000 रुपया दे दिया, फिर भी ये लोग परेशान करते रहे। मेरे घर में सिपाही गोरखनाथ यादव रात को 3 बार छापा मारे हैं बिना वजह के। जो जवान माइनर डिग्री टेम्परेचर में सियाचिन बॉर्डर पे रात को ड्यूटी दे रहा है, उसके माँ बाप खुद के घर में सुरक्षित नहीं है। बिना वजह के मेरे पापा को सिपाही गोरखनाथ यादव ने अनपरा थाने में 4 दिन तक रखा, बिना खाए बिना पिए। किस सजा में? खाना पानी नहीं मिलता है। मेरे माँ को कैंसर हुआ है। इसके बाद भी वो 4 दिन तक अनपरा थाने में गई और अनपरा थाने के एसओ ने वहां से भगा दिया। मेरे पापा 2 दिसंबर को रेणु सागर पावर प्लांट से गिर गए। गिरने की वजह से उनकी पैर की चक्री। उस संबंध में जो उसने मुकदमा लिखा है, उसने संदेह के आधार पर अपने पड़ोसी का नाम लिखा है। इस बारे में जब जानकारी करेंगे तो ये संज्ञान में आया कि पड़ोसी के साथ में जवान का पूर्व से एक जमीन को लेकर के विवाद भी चल रहा है, जिसमें पूर्व में 151, 116 और 145 की कार्रवाई हो चुकी है। लेकिन उसके घर में हुई चोरी के अनावरण के लिए मेरे द्वारा SHO अनपरा के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया है, जो शीघ्र ही इस घटना का अनावरण करेगी। साथ ही यहाँ जनपद स्तर से SWAT टीम प्रभारी को भी इसकी जिम्मेदारी दी गई है कि सभी घटना का अनावरण करें। इसके अतिरिक्त उनके द्वारा कुछ पुलिसकर्मियों पर आरोप लगाए गए हैं, जिसके संबंध में मैंने CO पिपरी को इसकी जाँच करने के लिए दी है। CO पिपरी जैन प्यारे देशवासी डिस्ट्रिक्ट सोनभद्र में रहते हैं। मैं अनपरा थाना रेणु सागर चौक। चलिए और अब बात करेंगे राज्य में शिक्षिकाओं की तैनाती को लेकर जो बवाल मचा हुआ है। सहारनपुर के साथ ही प्रयागराज, बागपत, अंबेडकर नगर, अलीगढ़ समेत कई जिलों में शिक्षिकाओं की तैनाती पाई गई है। तो अब जो परतें खुल रही हैं यहाँ पर, उसमें कई सारी चीजें सामने आ रही हैं। जो इस पूरे खेल के पीछे का मास्टरमाइंड था, उसका भाई भी फिलहाल गिरफ्तार हुआ है। तो अब एक एक कर जो भी फर्जीवाड़ा हुआ है उसकी परत दर परत खुलती जा रही है। विभाग से चूक तो हुई है। जो आदेश प्राप्त हुआ ऋषभ मणि हमारे साथ लखनऊ से जुड़े हैं और सर्वेश जुड़े हैं हमारे साथ प्रयागराज से। तो ऋषभ मणि, जरा बताइए, बड़ी चीजें उलझती भी जा रही हैं, सुलझती भी जा रही हैं, मामला और बढ़ता जा रहा है।
प्रीति देखिए, जहां पर सरकारी सिस्टम कमजोर होता है वहीं पर ये जालसाज मजबूत हो जाते हैं। जहां इनको कमी दिखती है बस वहीं से ये अपनी जालसाजी का रास्ता बना लेते हैं। कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय एक योजना है जिसके तहत करीब 745 स्कूल अलग अलग जिलों के ब्लॉकों में बने हुए हैं। यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट पे भर्ती होती है, पूर्णकालिक होती है, अंशकालिक होती है। चूंकि आवासीय है, कुछ टीचर्स को वहाँ रुकना होता है, कुछ घर आ जा सकती हैं, जिनको 28 से लेकर 15,000 रुपए तक की सैलरी दी जाती है। यहाँ पर जिले में कमेटी बनी होती है जो इन टीचर्स को सेलेक्ट करती है, जिसमें बेसिक शिक्षा के अधिकारी शामिल होते हैं, डीएम के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, मनोवैज्ञानिक भी होते हैं। लेकिन इस भर्ती की सबसे बड़ी खामी यह है, चूंकि कॉन्ट्रैक्ट पे भर्ती होती है तो जो भी सर्टिफिकेट्स जमा किए जाते हैं अभ्यर्थियों की ओर से उनकी तस्दीक नहीं की जाती है, उनको वेरीफाई नहीं किया जाता है, उनको क्रॉस चेक नहीं किया जाता है जिस बोर्ड से वो पास हुए होते हैं, चाहे यूपी बोर्ड या कोई अन्य बोर्ड हो। इस सिस्टम की इसी खामी का फायदा उठा के अनामिका शुक्ला नाम की एक मार्कशीट थी और सर्टिफिकेट थे उसके, जिसके आधार पर करीब 9-10 जिलों में अभी तक ये सामने आ चुका है कि अनामिका शुक्ला की मार्कशीट और सर्टिफिकेट का इस्तेमाल करके कई युवतियों ने वहां पर। बिल्कुल सर्वेश हमारे साथ प्रयागराज से जुड़े हुए। तो सर्वेश, हर दिन कुछ नई खबरें आ रही थी, क्या कुछ कनेक्शन इनका लग रहा है? देखिए, इस मामले में प्रयागराज के भी सोराव के गोहरी में एक कस्तूरबा विद्यालय है, वहां पर एक महिला अनामिका शुक्ला के नाम से शिक्षिका ने नौकरी ज्वाइन की थी और 29 नवंबर 2019 को ये नौकरी ज्वाइन की गई थी। यहाँ पर अच्छी बात यही रही कि यहाँ पर कोई वेतन का भुगतान नहीं हुआ था क्योंकि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट उसने जमा नहीं किए थे। ये एक अच्छी बात है, लेकिन यहाँ पर भी फर्जीवाड़ा आया है और इस मामले में अब पूरा मामला जब इसका खुलासा हुआ है तो फर्जी शिक्षिका ने अपना इस्तीफा व्हाट्सएप के जरिए बेसिक शिक्षा अधिकारी को भेज दिया। लेकिन वही सवाल जो हमारे साथी बता रहे थे कि जो लूपोल्स हैं शिक्षा महकमे के या सरकारी तंत्र के, उसका फायदा जालसाजों ने यहाँ पर उठाया है और एक ही व्यक्ति के डॉक्यूमेंट्स को लगाकर इस तरह से नौकरी जो है जो दिलाई गई है अलग अलग शहरों में अलग अलग स्कूलों में, वो बड़ी बात है और इसमें परतें दर परत अब खुल रही हैं और शासन को अब इसमें गंभीर होकर कार्रवाई करनी पड़ेगी। बिल्कुल बहुत गंभीर मामला है। हैरानी की बात है कि सोचिए कितना बड़े स्तर पर फर्जीवाड़ा हो रहा था। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी देने के लिए। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन ब्रेक के बाद भी खबरें जारी है।